प्रिय विद्यार्थियों, पिछले लेक्चर में हम कृषि भूगोल विषय के एमए फाइनल के 6th A पेपर के टॉपिक कृषि भूगोल, परिभाषा, अर्थ, संकल्पना, प्रकृति, उद्देश्य, विशेषत्व के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें हमने प्रारंभिक रूप से कृषि भूगोल से संबंधित सामान्य जानकारी प्राप्त की थी। आज हम कृषि भूगोल की प्रकृति और विषय वस्तु और उद्देश्यों के बारे में बात करेंगे। मैं डॉक्टर MZ खान से आचार्य भूगोल, राजकीय कला महाविद्यालय कोटा, आपको इन तथ्यों से अवगत कराऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं हम कृषि भूगोल की प्रकृति की, नेचर ऑफ एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी क्या है। कृषि भूगोल, जैसा मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको कहा था कि भूगोल की एक महत्वपूर्ण शाखा है। मानव अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनेक प्रकार के कार्य करता है। कृषि भूगोल जिन दो शब्दों से मिलकर बना है वो दो विषय वर्गों से संबंधित है मुख्य रूप से, और इसमें हम कह सकते हैं कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन आदि कार्यों का मुख्य रूप से अध्ययन किया जाता है। दोनों को हम एक दूसरे से अलग नहीं, सिर्फ यहाँ पर कृषि भूगोल के अंतर्गत हम फसल के उत्पादन की ही बात नहीं करते, हम उसके साथ साथ उससे जुड़ी जो दूसरी क्रिया है मुख्य रूप से पशुपालन संबंधी, वो दोनों एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। तो जब भी कृषि भूगोल की बात आती है तो उसके अंदर फसलों का उत्पादन से संबंधित तो बात की ही जाती है, उसके साथ साथ पशुपालन से संबंधित तथ्यों को भी सम्मिलित किया जाता है। भौतिक तथा सांस्कृतिक पर्यावरण के जो क्षेत्रीय वितरण प्रतिरूपों, विषमताओं तथा अंतर संबंधों का अध्ययन भूगोल का उद्देश्य। इस प्रकार कृषि भूगोल में कृषि संबंधी कार्यों मुख्य रूप से फसल उत्पादन और पशुपालन आदि का भौतिक एवं सांस्कृतिक पर्यावरण के संदर्भ में विश्लेषण करते हुए उनके स्थानिक प्रतिरूपों के अध्ययन पर मुख्य रूप से बल दिया जाता है। कृषि के प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष तत्वों का प्रादेशिक वितरण कैसा है तथा इस वितरण प्रारूप का कहाँ तक हम व्याख्या करते हैं, यही कृषि भूगोल का मुख्य लक्ष्य या उद्देश्य हम कह सकते हैं। फाचर ने कृषि भूगोल को आर्थिक भूगोल से स्वतंत्र शाखा मानते हुए कहा है कि आर्थिक भूगोल में कृषि के अध्ययन के अंतर्गत फसलों का वितरण, उत्पादन, उपभोग तथा व्यापार आदि को सम्मिलित किया जाता है। ये आंकड़ों पर आधारित एक मात्रात्मक विश्लेषण है, परंतु कृषि भूगोल में ग्रामीण भूदृश्य के कारणों और परिणामों का विश्लेषण किया जाता है, जो एक गुणात्मक विश्लेषण होता है। इसी प्रकार बर्नहार्ड ने कृषि भूगोल को कृषि विज्ञान तथा भूगोल दोनों माना है। क्यों माना है उन्होंने? क्योंकि इसमें विषय वस्तु कृषि विज्ञान की है और अध्ययन विधि का संबंध भूगोल से है। बर्नहार्ड के अनुसार आर्थिक कार्यों के प्रादेशिक विभिन्नता के कारणों का विश्लेषण करने में भूगोल सक्षम है, न कि अर्थशास्त्र। इन्होंने कृषि भूगोल को कृषि विज्ञान के अधिक निकट और आर्थिक भूगोल से स्वतंत्र रूप से प्रस्तावित किया है, लेकिन इनकी जो विचारधारा है वो हेटनर द्वारा जो प्रतिपादित 3 महत्वपूर्ण व्यवस्थाओं पर आधारित है, जो पहली कह सकते हैं हम व्यवस्थित विज्ञान के रूप में, दूसरी ऐतिहासिक विज्ञान के रूप में और तीसरी भौगोलिक विज्ञान के रूप में। तो बर्नहार्ड ने कृषि विज्ञान की जो व्यवस्था को प्रस्तुत करने का जो प्रयास किया है
और कृषि भूगोल में उसका जो स्थान निर्धारित किया उसमें मुख्य रूप से नंबर 1 पर इन्होंने लिया है ऐतिहासिक दृष्टिकोण को, जिसमें कृषि का इतिहास मुख्य रूप से आता है। दूसरा जो चीज़ इन्होंने ली है वो है भौगोलिक दृष्टिकोण, इसके अंतर्गत इन्होंने कृषि भूगोल को सम्मिलित किया है। और तीसरा जो इन्होंने दृष्टिकोण रखा है वो है व्यवस्थित दृष्टिकोण, तो हम कह सकते हैं हिस्टोरिकल व्यू, ज्योग्राफिकल व्यू और सिस्टमेटिक व्यू। तो तीसरा जो व्यवस्थित या सिस्टमेटिक व्यवस्थित दृष्टिकोण या सिस्टमेटिक जो व्यू है उसके अंतर्गत इन्होंने मुख्य रूप से कृषि प्रौद्योगिकी को, एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी को सम्मिलित किया है, जिसमें इसके 3 मुख्य भाग किए हैं इन्होंने, पौधों का उत्पादन, पशुपालन और तीसरा संबद्ध कृषि तकनीक। इस प्रकार बर्नार्ड ने कृषि के अध्ययन में ऐतिहासिक पक्ष को प्रथम स्थान दिया है, ताकि विभिन्न कालों में कृषि का स्वरूप को हम समझ सकें, उसको समझा जा सके। तत्पश्चात भौगोलिक पक्ष का स्थान है, जिसमें विश्व के विभिन्न भागों में प्राकृतिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक क्रियाओं का विश्लेषण कृषि की क्षेत्रीय विशेषताओं को दृष्टिगत रखते हुए किया जाता है। जबकि तीसरे चरण में व्यवस्थित कृषि विज्ञान के अंतर्गत कृषि उत्पादन प्रक्रियाओं के अध्ययन को महत्वपूर्ण माना जाता है। वीवल ने कृषि भूगोल को विशेष रूप से सैद्धांतिक एवं उपयोगी बताया है और इसे कृषि विज्ञान से अलग रखा है। इन्होंने कृषि भूगोल का लक्ष्य धरातल पर कृषि के की प्रादेशिक विभिन्नताओं और विशेषताओं का विश्लेषण करना मुख्य रूप से बताया है और इसे 3 उपशाखाओं में मुख्य रूप से विभक्त किया है, जिसमें नंबर 1 पर इन्होंने रखा है सांख्यिकी कृषि भूगोल, या हम कह सकते हैं स्टैटिस्टिकल एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी। दूसरा पारिस्थितिकीय कृषि भूगोल, जिसे इकोलॉजिकल एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी कहा जा सकता है। और तीसरा है आंकड़ीय कृषि भूगोल, या इसे हम फिजियोनोमिक एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी कह सकते हैं, जहाँ सांख्यिकीय कृषि भूगोल के अंतर्गत आंकड़ों के आधार पर फसलों तथा पशुओं के वितरण एवं उनके समूहन का अध्ययन, कंसंट्रेशन का अध्ययन किया जाता है। वहीं पारिस्थितिकीय शाखा में कृषि भूगोल के अंतर्गत कृषि की फसलों एवं पशुओं के पारस्परिक संबंधों, उनके क्षेत्रीय वितरण और पर्यावरण से संबंध स्थापित करने का मूल्यांकन मुख्य रूप से इसके अंतर्गत किया जाता है। इसी प्रकार तीसरी अगर आंकड़ीय कृषि भूगोल की बात करें हम, तो इसके अंतर्गत कृषि द्वारा निर्धारित भूदृश्यों जैसे फसल, नहर, सड़क, गांव तथा कृषकों के आवासों आदि को अध्ययन में मुख्य रूप से सम्मिलित किया जाता है। इस त्रिपक्षीय अध्ययन में कृषि भूदृश्यावलियों के वितरण तथा क्षेत्रीय संरचना को निर्धारित करने में हमें महत्वपूर्ण रूप से सहायता मिल सकती है। इसी प्रकार अगर हम हाल के वर्षों में कृषि पर्यावरण के अध्ययन के बढ़ते महत्व को देखें, तो जॉर्ज ने कृषि भूगोल को 3 पक्षों में विभाजित किया है। पहला है भौतिक पर्यावरण एवं कृषि क्रिया, दूसरा जनसंख्या घनत्व तथा कृषि उपयोग का संबंध, और तीसरा है ऐतिहासिक विकास तथा कृषि अवस्था। ओटाम्बा ने प्राकृतिक पर्यावरण की अपेक्षा कृषि भूगोल की विषय वस्तु के अध्ययन में मानवीय पक्षों को अधिक महत्वपूर्ण बताया। इन्होंने कृषि भूगोल में 3 पक्षों के अध्ययन पर विशेष रूप से बल दिया है, जिसमें नंबर 1 पर ऐतिहासिक पक्ष है, नंबर 2 पर आर्थिक पक्ष है और नंबर 3 पर सामाजिक पक्ष है। तो इस प्रकार ओटाम्बा ने कृषि भूगोल को अन्य शाखाओं से अलग करना एक तरह से समस्या प्रद कार्य बताया है। ये उस दूसरे शाखाओं के साथ जुड़ा हुआ है और कृषि भूगोल और अर्थशास्त्र में उतनी ही ओवरलैपिंग है जितनी कृषि भूगोल और भूगोल की अन्य शाखाओं में। अतः इनके बीच सीमांकन करना उन्होंने कहा कि अधिक श्रेयस्कर नहीं होगा, अधिक उपयुक्त नहीं होगा। तो इस प्रकार आज कृषि भूगोल न केवल एक सुव्यवस्थित विज्ञान के रूप में विकसित होकर एक विस्तृत विषय वस्तु का अध्ययन करता है, वरन अधिक
गुणात्मकता, विश्लेषणात्मकता, संश्लेषणात्मकता तथा गत्यात्मकता अध्ययन की ओर हमें प्रेरित करता है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि कृषि भूगोल में क्वालिटेटिव अध्ययन भी किया जाता है, एनालिटिकल भी है, सिंथेटिकल भी है और साथ में ये डायनेमिक है। तो ये एक विज्ञान है जिसका अध्ययन हम मुख्य रूप से कृषि भूगोल के अंतर्गत करते हैं। जहाँ तक कृषि भूगोल के विशेष क्षेत्र या उद्देश्यों की बात करें हम, तो जैसा आपको पहले का बताया कि ये एक प्राचीनतम कृषि मानव का एक प्राचीनतम उद्यम है, परंतु इसकी प्रविधियाँ और प्रणालियाँ समय समय पर समय के साथ अलग अलग कालों में बदलती रही हैं। कृषि जीविकोपार्जन की प्रक्रिया से शुरू हुई, जैसा आपको बताया, आखेट से प्रारंभ हुआ, पशुपालन एवं वन संसाधनों के एकत्रीकरण की अवस्था से ये आज विशिष्ट प्रकार की कृषि जो सुपर टेक्नोलॉजी पर आधारित है, इसके अंतर्गत हम इसको मुख्य रूप से सम्मिलित करते हैं। कृषि से न केवल खाद्य सामग्री की हमें प्राप्ति होती है, बल्कि वस्त्र तथा गृह निर्माण के साधन मात्र की प्राप्ति नहीं होती, बल्कि उद्योगों के लिए कच्चा माल और पशुओं के लिए चारा भी इसके द्वारा प्राप्त होता है। अतः इसके अंतर्गत मानव की उन संपूर्ण प्रक्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है जिसकी सहायता से कच्चे माल और खाद्य की प्राप्ति के लिए मिट्टी का मुख्य रूप से उपयोग होता है। इसमें भूमि की जुताई से लेकर कृषि साधनों से सिंचाई, उर्वरकों की आपूर्ति, मृदा संरक्षण, हानिकारक तत्वों से पौधों की रक्षा इत्यादि विस्तृत कार्यक्रमों को इसके अंदर मुख्य रूप से समाहित किया जाता है। इसके साथ ही कृषि इस बात का भी सबसे उत्तम उदाहरण है कि किस प्रकार मनुष्य ने पर्यावरण के साथ अनुकूलन किया है। यही कारण है कि मानव के सांस्कृतिक विकास के साथ साथ कृषि की मान्यताओं, विचारधाराओं, संकल्पनाओं और सिद्धांतों में समयानुसार परिवर्तन होने के कारण कृषि भूगोल की संकल्पना भी लगातार प्रभावित होती रही है। और कृषि भूगोल के अध्ययन में कृषि का उद्भव, विकास एवं प्रसार, फसलों का वितरण, प्रतिरूप, फसल एवं पशुपालन, साहचर्य, फसलों का क्षेत्रीय विश्लेषण जिसमें समानताएं भी हैं, असमानताएं भी हैं, कृषि पद्धति का विवेचन, भौतिक उत्पादकता, सांस्कृतिक कारकों का प्रभाव और अंतर प्रभाव का विवेचन, कृषि उत्पादकता, सक्षमता, कृषि गहनता का निर्धारण, शस्य साहचर्य प्रदेश, कृषि संबंधी सिद्धांत, कृषि से संबंधित समस्याएं एवं उनका निराकरण, कृषि विकास हेतु दूरगामी योजनाओं का निर्माण करना तथा प्रादेशिक विकास हेतु कृषि नियोजन पर बल देना कृषि भूगोल का मूल उद्देश्य एवं विषय वस्तु बन गया है। तो इतने सारे पक्ष हम कृषि भूगोल के अंतर्गत विषय वस्तु या उद्देश्य के रूप में लेते हैं, हम जिसमें जो एक स्थिति आदिम काल की थी उससे अब इतना अधिक परिवर्तन आ गया है कि अब हम नई आधुनिक तकनीकों का उपयोग करते हुए कृषि के क्षेत्र में नए नए आविष्कार मानव जाति के विकास के लिए, उसके उद्भव के लिए, उसकी खुशहाली के लिए हम उसका उपयोग कर रहे हैं। तो ये सब अब देखने को मिल रहा है। 1960 के पश्चात कृषि में की गई शोधों और खोजों के परिणाम स्वरूप इस विषय ने विश्व स्तर पर एक तरह से महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया है और उसके बाद विज्ञान एवं तकनीकी के विकास के परिणाम स्वरूप कृषि प्रकार एवं कृषि पद्धतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है। साथ ही विषय का व्यवहारिक पक्ष भी सुदृढ़ हुआ है। इस प्रकार कृषि भूगोल को आज एक स्वतंत्र विषय के रूप में मान्यता प्राप्त है और इसने भूगोल की प्रशाखाओं में अपना स्थान सुरक्षित कर लिया है। कृषि भूगोल अपनी इसी गतिशीलता के कारण कृषि, भूमि उपयोग, प्रादेशिक नियोजन एवं क्षेत्रीय विकास संबंधी अध्ययन का एक केंद्र बिंदु हो गया है। भौतिक पर्यावरण के साथ साथ
मानव के समायोजन का सबसे उत्तम उदाहरण कृषि होने के कारण कृषि को प्रभावित करने वाले प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक कारकों का क्षेत्रीय एवं सामाजिक संदर्भ में अध्ययन किया जाता है, क्योंकि इन्हीं तत्वों के फलस्वरूप कृषि के क्षेत्रीय स्वरूप में महत्वपूर्ण बदलाव देखा जाता है। विकसित, विकासशील और जो अविकसित देश हैं, सभी प्रकार के देशों में सीमित कृषि पर बढ़ती जनसंख्या के दबाव में जीवन निर्वाह हेतु खाद्य एवं अखाद्य संसाधन आपूर्ति संबंधी समस्याओं का गहन अध्ययन प्रस्तुत करने के पश्चात उनके समाधान के लिए व्यवहारिक तथ्यों को नियोजन हेतु प्रस्तुत करना कृषि भूगोल का अब मुख्य उद्देश्य हो गया है। इस प्रकार जनसंख्या वृद्धि को देखते हुए कृषि भूगोलवेत्ताओं द्वारा धरातल के प्रत्येक इंच भूमि क्षेत्र को अर्थात कृषित एवं अकृषित भूमि की लाभप्रदायी उपयोगिता को सुनिश्चित करना निश्चित किया गया है। साथ ही प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक समस्याओं का समाधान कर कृषि उत्पादकता एवं कृषि गहनता में वृद्धि हेतु समुचित योजना भी इसके माध्यम से प्रस्तुत की जा रही है। कृषि भूगोलवेत्ताओं ने क्षेत्रीय और विश्व स्तर पर कृषि संबंधी असमानता एवं असंतुलन का अध्ययन भी किया है और उसके पश्चात उस हेतु उचित समाधान भी सुझाए हैं। कई देशों द्वारा इस पर महत्वपूर्ण शोध कार्य हुए हैं, जिनके माध्यम से ये बताया गया है कि किस भूमि पर कृषि संबंधी कार्य महत्वपूर्ण होगा अथवा किस भूमि पर अकृषि संबंधी कार्य महत्वपूर्ण है, और उसके माध्यम से हमें योजनाएं बनाने में बहुत सुविधा हुई है। हम उन योजनाओं के माध्यम से मानव कल्याण के लिए न केवल स्थानीय स्तर पर बल्कि राज्य स्तर पर, राष्ट्र के स्तर पर और विश्व के स्तर पर हम भूमि का अधिक से अधिक और अच्छा से अच्छा उपयोग कर सकते हैं। धन्यवाद।